नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के क्या गुण अथवा उसकी विशेषताएं थीं। तो आइए नज़र डालते हैं। सबसे पहले है केंद्रीय प्रशासन। जैसा कि मैंने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में बताया था कि उस समय जो शिक्षा थी पूर्ण रूप से गुरुओं के अधीन थी। गुरु जैसा नियम कायदा कानून बनाते थे वह गुरुओं के अपने हाथ में था। लेकिन बौद्ध काल में जो शिक्षा का केंद्रीय प्रशासन था वह मठ और विहारों के अधीन आ गया। जो संघ होते थे, संघ का एक प्रकार से कहें कि शिक्षा पर केंद्रीय नियंत्रण था। संघ जैसा नियंत्रण या जैसे नियम कायदे कानून संघ बनाता था उस प्रकार के इस शिक्षा पर लागू होते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी उसमें केंद्रीय प्रशासन था और संघ का केंद्रीय नियंत्रण शिक्षा के ऊपर था। हालांकि आज लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के विकेंद्रीकरण की बात होती है और विकेंद्रीकरण का शोर भी मचाया जाता है कि भाई शिक्षा को अलग अलग तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा को उचित रूप प्रदान करने के लिए या शिक्षा के लिए सही नीतियां बनाने के लिए कहीं ना कहीं केंद्रीय प्रशासन की आवश्यकता होती है, कहीं ना कहीं केंद्र का नियंत्रण होना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध काल में केंद्रीय प्रशासन था और शिक्षा पूर्ण रूप से संघों के नियंत्रण में थी। आगे हम बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और उच्च शिक्षा सशुल्क। भारत को आज़ाद हुए भी काफ़ी वर्ष हो गए, लेकिन शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू करने में हमें इतने वर्ष लग गए। अब जबकि यह अधिनियम बहुत पहले लागू हो जाना चाहिए था, बौद्ध काल में इस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया गया कि कम से कम प्राथमिक शिक्षा तो जन जन तक अवश्य पहुँचे। जरूरी नहीं है कि उच्च शिक्षा सभी लोग प्राप्त कर सकें, लेकिन प्राथमिक शिक्षा सभी लोग प्राप्त करें। इसीलिए बौद्ध काल में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया गया था ताकि सब लोग शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज़ादी के बाद भी हमें प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क करने में इतने वर्ष लग गए, यह बहुत ही एक दुख की बात है। लेकिन बौद्ध काल में इस बात पर विशेष गौर किया गया और जन जन तक शिक्षा पहुंचाने के लिए प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क और उच्च शिक्षा को सशुल्क बना दिया गया। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि जो छात्र अपनी योग्यता या क्षमता के आधार पर उच्च शिक्षा में प्रवेश ले लेते थे और उनके पास देने के लिए शुल्क यदि नहीं होता था तो वह मठ या विहार के अन्य कार्यों में हाथ बटाकर या अन्य कार्यों में सहभागिता करके अपना शुल्क अदा कर देते थे या उसको शुल्क मान लिया जाता था और वह आगे शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। तो इस प्रकार से एक अच्छी व्यवस्था थी बौद्ध काल में। आगे हम देखते हैं सभी को शिक्षा के समान अवसर। जैसा कि मैंने पहले वैदिक काल में बताया था कि प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य थी, सभी लोग प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उच्च शिक्षा में एक वर्ण विशेष को शिक्षा से वंचित रखा गया था और 3 वर्णों को, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को उच्च शिक्षा में प्रवेश की अनुमति थी या वो लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते थे, लेकिन शूद्र वर्ण को या शूद्र जाति को उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। लेकिन बौद्ध काल में सभी वर्णों को, सभी जातियों को समान शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध काल में शिक्षा से कोई भी वंचित नहीं रह सकता था। जो भी शिक्षा प्राप्त करना चाहता था उसके लिए समान और पूर्ण अवसर प्रदान किए गए थे। आगे हम बात करते हैं शिक्षा के व्यापक उद्देश्य। जहाँ तक शिक्षा के उद्देश्यों की बात है तो बौद्ध काल में शिक्षा के बहुत ही व्यापक उद्देश्य थे। चाहे जीवन उपयोगी शिक्षा की बात हो, चाहे निर्वाण प्राप्ति की बात हो, चाहे नैतिक शिक्षा की बात हो, या ये कहें कुल मिलाकर कि कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जो शिक्षा के उद्देश्यों के अंतर्गत ना आता हो। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा के जो उद्देश्य थे वह बहुत ही व्यापक थे। आगे हम बात करते हैं विस्तृत पाठ्यचर्या और विशिष्टीकरण।
विस्तृत पाठ्यचर्या का मतलब है कि उस समय जो विषय बौद्धकालीन शिक्षा में पढ़ाए जाते थे वे बहुत ही विस्तृत थे, यानी कि गहन अध्ययन करवाया जाता था, गहराई से अध्ययन करवाया जाता था। शिक्षा के लगभग सभी क्षेत्रों को पाठ्यचर्या के अंतर्गत छुआ जाता था या पाठ्यचर्या के अंतर्गत सभी विषय समाहित थे। विशिष्टीकरण का मतलब होता है जो जैसी शिक्षा प्राप्त करना चाहे उसके लिए उसी प्रकार की शिक्षा उपलब्ध थी, यानी कि विद्यार्थी या शिष्य की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार जैसी वह शिक्षा प्राप्त करना चाहता था या जिस विषय की शिक्षा प्राप्त करना चाहता था, जिस क्षेत्र में विद्यार्थी जाना चाहता था, उसे उसी क्षेत्र की शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता था। जैसे कोई विद्यार्थी यदि चिकित्सा में जाना चाहता है तो उसे चिकित्सा में जाने के अवसर प्राप्त थे। जो विद्यार्थी दूसरे शिल्प कला आदि में जाना चाहता था उसे उस प्रकार के अवसर प्राप्त थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्धकालीन पाठ्यचर्या विस्तृत थी और विशिष्टीकरण उपलब्ध था। आगे हम बात करते हैं शिक्षा का माध्यम लोक भाषा। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि जो वैदिक काल में मैंने बताया था कि वैदिक काल में विशेष रूप से संस्कृत भाषा शिक्षा का माध्यम थी, और क्योंकि संस्कृत भाषा जनभाषा नहीं थी, सभी लोग संस्कृत नहीं बोल सकते थे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए बौद्ध काल में सभी लोक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यानी कि जिस क्षेत्र में जो मातृभाषा है, जो लोक भाषा है, उसी भाषा में शिक्षा देने का प्रबंध किया गया ताकि शिक्षा जन जन तक पहुंचे। तो यह एक इसकी विशेष बात है बौद्धकालीन शिक्षा की कि इन्होंने लोक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाया। आज भी हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली या आधुनिक शिक्षा प्रणाली में भी लोक भाषाओं में शिक्षा देने की बात करते हैं या लोक भाषाओं में शिक्षा प्रदान की जा रही है। आगे हम बात करते हैं मौखिक विधियों में सुधार और स्वाध्याय विधि का विकास। वैदिक काल में भी और बौद्ध काल में भी मौखिक विधियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाता था, रटने पर बहुत अधिक बल दिया जाता था, क्योंकि हस्तलिखित कृतियाँ या तो उपलब्ध नहीं थी या बहुत कम उपलब्ध थी। लेकिन बौद्ध काल में हस्तलिखित प्रतिलिपियाँ बननी प्रारंभ हो गई थी। बहुत सारे विद्वान या बहुत अधिक विद्वान कृतियाँ लिखते रहते थे, हस्तलिखित कार्य करते रहते थे, जिनसे स्वाध्याय विधि आगे बढ़ी या स्वाध्याय विधि का विकास हुआ। आगे हम बात करते हैं गुरु शिष्य का अनुशासित जीवन एवं पवित्र और मधुर संबंध। जैसा कि मैंने पहले बताया, वैदिक काल में भी और बौद्ध काल में भी यह विशेषता दोनों कालों में थी। गुरु शिष्य का अनुशासित जीवन था। गुरु अपने जीवन को इतना अनुशासित रखते थे कि शिष्य उनके जीवन का अनुकरण करके अपने आप को अनुशासित कर लेते थे, यानी कि गुरु बहुत ही अधिक अनुशासित होते थे और उनको देखकर शिष्य भी अपने आप को अनुशासित कर लेते थे। जहाँ तक उनके पवित्र और मधुर संबंध की बात है तो हम पाते हैं कि दोनों के बीच बहुत ही पवित्र और मधुर संबंध होता था। जब गुरु मठ या विहार में चला जाता था तो गुरु उसे पुत्रवत मानता था, उसकी सारी परेशानियों को दूर करने का प्रयास गुरु के द्वारा होता था और शिष्य भी पुत्रवत व्यवहार करता था। गुरु को सब कुछ अर्पण करने का प्रयास करता था, गुरु की आज्ञा पालन करने का प्रयास करता था और जैसा भी गुरु उचित समझते थे उन सब बातों को मानने का शिष्य के द्वारा प्रयास किया जाता था। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु और शिष्य के बीच पवित्र और मधुर संबंध बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में थे। आगे हम बात करते हैं सुसंगठित शिक्षा केंद्रों की स्थापना। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि बौद्ध काल में विश्व के माने हुए या विश्व के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय भारत में ही थे। चाहे हम नालंदा की बात करें, तक्षशिला की बात करें, विक्रमशिला की बात करें या वल्लभी की बात करें, तो जो विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थे वह भारत में ही थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय सुसंगठित विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी थी या सुसंगठित जो शिक्षा के संस्थान थे, अच्छे संस्थान थे, उनकी भारत में स्थापना हो चुकी थी और उसमें विभिन्न प्रकार की छात्रों की क्षमता और योग्यता के अनुसार शिक्षा का प्रबंध किया गया था। आगे हम बात करते हैं संस्कार प्रधान जीवन पद्धति।
वैदिक काल में भी और बौद्ध काल में भी, दोनों कालों की यह विशेषता थी कि संस्कार प्रधान जीवन पद्धति थी। नैतिक बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सच्चाई, गुरुओं की सेवा, माता पिता की सेवा, समाज सेवा, इन सारी बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध काल में भी संस्कार प्रधान जीवन पद्धति को अपनाया जाता था। आगे हम देखते हैं स्त्रियों के लिए भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि ये बात तो अपने आप में ठीक है कि पुरुषों के बराबर तो स्त्री को शिक्षा देने का प्रबंध बौद्ध काल में भी नहीं किया जा सका था, लेकिन स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे शिक्षा प्राप्त हो, कैसे उनको शिक्षा प्रदान की जा सके, या स्त्रियों के लिए भी अलग से शिक्षा के संस्थान उपलब्ध कराए जाएं, इन सब बातों पर विचार बौद्ध काल में किया गया था और स्त्रियों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए गए थे। आगे हम बात करते हैं कला कौशल एवं व्यवसायों की शिक्षा का उत्तम प्रबंध। बौद्ध काल में कला कौशल एवं जीवन उपयोगी विषयों से संबंधित अनेक विषयों की शिक्षा दी जाती थी, जिससे कि जीवन यापन आसानी से हो सके। आगे हम बात करते हैं धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा में मानवतावादी शिक्षा पर बल। जो बौद्ध काल है उसमें विशेष रूप से बल दिया जाता है मानव कल्याण से संबंधित और जो भी मानव जीवन से संबंधित बेहतर हो सकता है उन बातों पर बल दिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं धार्मिक और नैतिक शिक्षा में जो मानवतावादी बातें थी उन पर बल दिया गया था, अहिंसा पर बल दिया गया था। इन बातों पर विशेष बल दिया गया था कि मानव मात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो, मानव मात्र का कल्याण हो। आगे हम बात करते हैं शिक्षा संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन। यहाँ हम देखते हैं कि जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली थी उसका जनतंत्रीय संगठन था। जैसे चाहे विद्यार्थी के प्रवेश की बात हो, तो जब विद्यार्थी के प्रवेश की बात होती थी तो वहाँ भी जब उसकी प्रवेश परीक्षा होती थी तो बहुमत के आधार पर उसे प्रवेश दिया जाता था, या जो मठ या विहारों में अन्य प्रकार के भी जो चुनाव होते थे वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत होते थे, चुनाव होते थे। तब जो मठ का या संघ का जो प्रमुख होता था वह तभी बनाया जाता था जब वह चुनकर आता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण संस्थाओं का जनतंत्रीय संगठन था, चुनाव के आधार पर या बहुमत के आधार पर उनको संगठित किया जाता था। कोई भी काल हो, कोई भी शिक्षा पद्धति हो, उसमें कुछ कमियां या कुछ दोष निकाल ही लिए जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें बहुत सारे गुण थे, उसकी बहुत सारी विशेषताएं थीं और वह विशेषताएं आज भी प्रासंगिक हैं, या आज भी उन विशेषताओं को हम वर्तमान शिक्षा प्रणाली में ग्रहण कर सकते हैं, अपना सकते हैं, और उस काल की कुछ विशेषताओं को हम आज अपनी शिक्षा पद्धति में अपना भी रहे हैं या आधुनिक शिक्षा पद्धति में उनको अपना भी रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद या इन सारी बातों के होते हुए भी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के कुछ दोष थे जो वर्तमान समय के हिसाब से उचित नहीं समझे जाते। तो बहुत सारे विद्वानों ने उन दोषों पर चर्चा की है, उन्हीं में से जो हम उन दोषों पर चर्चा करेंगे आइए देखते हैं। तो पहला है जो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का दोष माना जाता है, आय के अनिश्चित स्रोत एवं भिक्षाटन। यदि हम वर्तमान आधुनिक शिक्षा प्रणाली के हिसाब से देखें तो भिक्षाटन को या जो आय के अनिश्चित स्रोत थे कि भाई दान लेना, अब किसी ने दान दिया नहीं दिया, या दिया तो बहुत ज़्यादा दे दिया, नहीं दिया तो बिल्कुल नहीं दिया। इसी तरीके से भिक्षाटन, जरूरी नहीं है कि हर विद्यार्थी भिक्षा मांगना चाहे, कुछ विद्यार्थी भिक्षा मांगना चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते। तो इस प्रकार जब हम देखते हैं तो पाते हैं कि उस समय का यह एक दोष माना जा सकता है कि आय के अनिश्चित स्रोत थे और भिक्षा मांगना। आगे हम बात करते हैं शिक्षा का अमनोवैज्ञानिक संगठन। वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर यदि हम नज़र डालें तो पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उसके बाद में माध्यमिक,
फिर उच्च माध्यमिक, इस प्रकार के हम शिक्षा का संगठन करते हैं। और यह हम बच्चे की उम्र के हिसाब से इन सारी चीज़ों को निश्चित वर्तमान काल में करते हैं। तो जब हम वर्तमान और बौद्ध काल की तुलना करते हैं तो हम पाते हैं कि बौद्ध काल में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी जो वर्तमान में है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध काल में जो शिक्षा का जो संगठन था उसको अमनोवैज्ञानिक कहा जा सकता है, क्योंकि बच्चे की उम्र के हिसाब से उसके मानसिक और शारीरिक विकास के अनुसार शिक्षा नहीं थी। आगे हम बात करते हैं बालोचित शिक्षण विधियों का अभाव। आज हम देखते हैं कि वर्तमान काल में बालोचित शिक्षण विधियों का प्रयोग करने का प्रयास किया जाता है, जैसे खेल विधि, बच्चे को खेल खेल में सिखाना, यानी ऐसी विधियों का प्रयोग करना जिससे बच्चे के ऊपर दुष्प्रभाव ना पड़े या बच्चा दबाव में या प्रेशर में ना आए। लेकिन इस प्रकार की बालोचित विधियों का उस काल में प्रयोग नहीं किया जाता था, क्योंकि उस समय जो भी कुछ था वह निश्चित था। चाहे बच्चे का जो IQ लेवल है या जो भी उसकी बुद्धि लब्धि है, सबको एक जैसी विधियों से ही पढ़ाया जाता था। तो इस प्रकार यह भी एक दोष माना जाता है। आगे हम बात करते हैं कठोर अनुशासन। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में बहुत ही कठोर अनुशासन था, जो कि वर्तमान के हिसाब से, वर्तमान में जैसे हम बात करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा की बात करते हैं, बच्चे को आज़ादी देने की बात करते हैं, लेकिन बौद्ध काल में ऐसा नहीं था। बहुत ही कठोर अनुशासन था, लेकिन यह अनुशासन गुरु पर भी लागू होता था और शिष्य पर भी लागू होता था। सभी भिक्षु या गुरु भी अनुशासन में रहते थे और शिष्यों को भी अनुशासन में रहना पड़ता था। आगे हम बात करते हैं स्त्री शिक्षा की उपेक्षा। इसमें कोई शक नहीं कि बौद्ध काल में स्त्री शिक्षा का प्रबंध करने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिर भी पुरुषों की अपेक्षा स्त्री शिक्षा की उपेक्षा बौद्ध काल में भी थी। आगे हम बात करते हैं सैनिक शिक्षा का अभाव। इसमें कोई शक नहीं है कि वैदिक काल में जो देश की सैनिक व्यवस्था थी उसको काफ़ी मजबूत बताया जाता है, लेकिन क्योंकि बौद्ध काल में अहिंसा परमो धर्म या अहिंसा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, उतना जोर सैनिक शिक्षा पर नहीं दिया गया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि बहुत ज़्यादा विदेशी आक्रमणकारियों ने हम पर आक्रमण करने प्रारंभ कर दिए और कहीं ना कहीं देश को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई। तो यह वास्तव में एक दोष था कि यदि हम अपनी सैनिक शिक्षा को मजबूत रखते, ज़्यादा से ज़्यादा सैनिक शिक्षा देते, अहिंसा पर इतना ज़्यादा बल नहीं देते, क्योंकि जब सैनिक शिक्षा देते हैं तो कहीं ना कहीं देश की रक्षा के लिए हिंसा करना भी आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए हमें सैनिक शिक्षा यदि ज़्यादा से ज़्यादा दी गई होती या प्रचुर मात्रा में दी हुई होती तो हम पर इतने विदेशी आक्रमण नहीं होते। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बौद्ध काल में सैनिक शिक्षा का अभाव था। आगे हम बात करते हैं लौकिक जीवन की उपेक्षा। बौद्ध काल में निर्वाण की बात की गई थी, भिक्षु शिक्षा की बात की गई थी, तो ज़्यादातर जो रुझान या झुकाव था वह निर्वाण की तरफ या भिक्षु शिक्षा की तरफ ज़्यादा झुकाव हो गया था, जिससे जो लौकिक शिक्षा थी उस पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, या जो जीवन उपयोगी शिक्षा थी उसका कहीं ना कहीं उसकी एक प्रकार से उपेक्षा होने लगी थी, जो कि उचित नहीं कहा जा सकता। आगे हम बात करते हैं कि बौद्ध धर्म की शिक्षा पर अधिक बल। बौद्ध काल में क्योंकि वैदिक कालीन शिक्षा के विरोध में एक तरीके से या वैदिक धर्म की जो विरोध में बौद्ध धर्म का जो उद्भव हुआ था या इसकी स्थापना हुई थी, तो कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की शिक्षा अधिक से अधिक दी जाती थी। दूसरे धर्मों की शिक्षा तो दी जाती थी, वैदिक धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी, वैदिक पाठ्यक्रम की भी शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत साहित्य की भी शिक्षा दी जाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म की शिक्षा अधिक से अधिक दी जाती थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भी एक दोष माना जाता है। जब हम गुण और दोषों पर नज़र डालते हैं तो हम मानते हैं कि बेशक बौद्धकालीन शिक्षा में कुछ दोष हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर जब हम देखते हैं तो बौद्धकालीन शिक्षा की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी
वर्तमान में बहुत ही प्रासंगिक हैं, उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और खासकर यदि हम अनुशासन की बात करें तो आज जिस प्रकार से हमारी शिक्षण संस्थाओं का अनुशासन बिगड़ता जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ अवगुण गुरुओं में और कुछ अवगुण शिष्यों में, यानी दोनों तरफ से कहीं ना कहीं कुछ गलतियां होने लगी हैं। यदि बौद्ध काल पर हम नज़र डालें तो हम अनुशासन, यदि हम बौद्धकालीन अनुशासन को आज हम लागू करें या उससे सीख लें तो कहीं ना कहीं शिक्षा में बदलाव आ सकता है, जीवन को अनुशासित बनाया जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज भी बौद्धकालीन शिक्षा की आज भी प्रासंगिक हैं, उपयोगी हैं। मित्रों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो शेयर करें। वीडियो के संबंध में यदि किसी भी प्रकार की कोई शंका है, किसी प्रश्न में कोई समस्या है, तो आप कमेंट बॉक्स में उससे संबंधित जो भी बात है उसे पूछ सकते हैं। कोई भी किसी भी वीडियो के संबंध में जो भी आपको समस्या या कोई भी शंका हो, उसके समाधान के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और पूछें।